हेलो एवरीवन, निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं रोहित और मेरे साथ आप अगले 40-45 मिनटों में कवर करने जा रहे हैं पूरी 12th क्लास की एनसीईआरटी। और आपको बता दूं, आपके पास ये एनसीईआरटी की पीडीएफ मिल सकती है। आप नीचे दिए गए बॉक्स में अपने इंफॉर्मेशन को दे दें एंड आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर एनसीईआरटी। सबसे पहले अगर देखते हैं चैप्टर 1 विच इज ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, ये आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करती है, जो कि विश्व का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इंडस नदी के आसपास में ये फ्लरिश करती है, दैट्स व्हाई इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस टाइम टाइम फ्रेम, तो 2600 से लेकर 1900 बीसी के बीच आपके आज के मॉडर्न डे पाकिस्तान और हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये फ्लरिश करती है। मेजर सेंटर्स आपको पता है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, आपके लोथल, कलिबंगन, ये सब इसका मेजर सेंटर्स हैं। हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स अर्बन प्लानिंग, इसके ड्रेनेज, इसके सिटाडल्स, ग्रीनरी, द ग्रेट बाथ्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड इन मोहनजोदारो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस सिविलाइजेशन के। ग्रेट बाथ, एज यू कैन सी, वाज परहैप्स रिचुअलिस्टिक। इसके अलावा पब्लिक बाथ्स भी हैं यहाँ पर। इफ यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी, व्हीट ग्रो करते हैं, बार्ली ग्रो करते हैं, पल्सेस ग्रो करते हैं, कॉटन ग्रो करते हैं, एविडेंस है प्लाउ यूज करते हैं। मेसोपोटामिया के लोगों के साथ इनके ट्रेड रिलेशंस हैं, दे यूज्ड टू कॉल देम मेलुहा। एंड बहुत सारे सील्स एंड वेट्स हम लोगों को यहाँ के बारे में मिलता है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की। क्राफ्ट प्रोडक्शन में मटेरियल्स में कॉपर, कार्नेलियन, टेराकोटा, स्टेटाइट का इस्तेमाल हो रहा है। सेंटर्स में चानुदारो है जहां पे बीट्स मेकिंग होती थी, लोथल जहां पे डॉक्यूआर्ट मिला है, स्टैंडर्ड वेट्स एंड टूल्स हैं यहाँ पर। सिमिलरली स्क्रिप्ट्स एंड सील्स, स्क्रिप्ट्स अनडेसिफर्ड हैं, सील्स बहुत सारे मिले हैं, जिससे हमें उनके बारे में बाकी काफी कुछ पता चलता है। ट्रेड, उनकी आइडेंटिटी, रिलीजियस सिंबल्स, ये सब सील से पता चलती है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट देयर रिलीजन, देयर बिलीव्स, टेराकोटा फिगर्स मिले हैं जो कि फर्टिलिटी कल्ट को दिखाते हैं। दे यूज्ड टू वर्शिप नेचर, दे यूज्ड टू वर्शिप मदर गॉडेस। आपके पास पशुपति सील भी मिला है, which might indicate possibly that there was early Shaivism over here. इफ वी टॉक अबाउट द डिक्लाइन थ्योरीज, कोई फिक्स नहीं है कि इसी कारण से डिक्लाइन हुआ, बट देन क्लाइमेट चेंजेस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, या फ्लडिंग या ड्राइंग ऑफ द रिवर्स लाइक घग्गर और भाकरा, हाकरा, एंड सिमिलरली the shift in trade patterns, all these would have resulted, perhaps these were the causes of the decline of Indus Valley civilization. जिन लोगों ने इसको डिस्कवर करने में मदद की वो हैं जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, दयाराम सैनी, and evidences of pottery, toys, tools, ornaments and many structures have been discovered over here. Now, significance, ये दिखाता है how advanced they were with regards to their planning, with regards to their trade links, and this has had influence on the later Indian cultural life. Moving to this chapter number 2, kings, farmers and the towns, early states and economies about 600 BC to 600 CE. यहाँ पे rise of महाजनपदास की बात कर सकते हैं, जो 16 महाजनपदास हैं, and then how the Mauryan Empire, the great Mauryan Empire, the first large empire in India that got developed. यहाँ पे you can see Magad had got developed. There were other Mahajanpadas like your Kosal, Avanti. These were other Mahajanpadas of that era. यहाँ पे अगर देखें तो पॉलिटिकल सिस्टम की अगर बात करते हैं तो हेरिडिटरी मोनार्कीज हैं। इसके अलावा वी कैन सी देयर वर ओलिगार्कीज आल्सो, देयर वर oligarchies. We can see that also. Similarly, Magad had emerged as the most dominant of the powers in those days because of the fact that it was rich when it comes to iron. Similarly, they had riverine transport, developed riverine transport, strong rulers like Bimbisar and Ajatashatru, all that helped them in development of a strong empire. Similarly, when we see the later times of Magad, we see there is rulers like Chandragupta Maurya, then we have Bindusar, then Ashoka. They all made modern empire into a very, very strong empire of that day. अशोका की धम्मा की बात करते हैं, एथिकल गवर्नेंस को दिखाता है, नॉन वायलेंस की बात होती है, वेलफेयर की बात होती है. वी हैव गॉट रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स थ्रू आउट द कंट्री एंड मेनी स्क्रिप्ट्स इंक्लूडिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में ये एडिक्ट्स लिखे गए हैं. Similarly, if we talk about the administration, centralized था. We see the officials like Mahamatra, Rajuka, etc.
कहाँ से हमें इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है? द सोर्सेज आर inscriptions आर लिटरेरी टेक्स्ट आर देयर आर अकाउंट्स बाय foreigner travelers. They all have given a lot of information about them. Similarly, if we talk about the economy, we talk about the agriculture. Land grants दिए जाते थे ब्राह्मणास को. They were officials को दिया जाता था लैंड ग्रांट्स, एंड मेनी टाइम्स ये टैक्स फ्री भी हुआ करता था. सिमिलरली प्राइवेट प्रॉपर्टी का ग्रोथ है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की भी बात की जाती है. When we talk about the trade and urbanization, कई सारे नए cities डेवलप हुए, लाइक पाटलिपुत्रा, उज्जैनी, मथुरा, तक्षशिला. सिमिलरली श्रेणी गिल्ड्स की बात की जा रही है. पंच मार्क्ड कॉइन्स की बात हो रही है, जो कि सिल्वर एंड कॉपर करेंसी में दिखाता है कि उनका इस्तेमाल हो रहा है. Similarly, if we talk about the trade routes, we can see there were ports like Bharuch, Tamralipti, Arikamedu. These were the centers of the maritime trade, and jewelry, textile, metalwork, सब चीजों की यहाँ पे काम इन लोगों को पता थी. Similarly, if we see the religious patronage, मौर्याज, बाद में गुप्ताज, इन्होंने शुरुआत में बुद्धिज्म को सपोर्ट किया, जैनिज्म को किया, लेटर ब्राह्मणिज्म को भी सपोर्ट किया. मोनास्ट्रीज को डोनेशंस देते थे. रिलीजियस आर्किटेक्चर्स मिला है हम लोगों को सांची से, अमरावती से, बोध गया से. And if we talk about the Gupta empire which developed between the 4th and the 6th century BC, तो यहाँ पे कई लोग इसे गोल्डन एज भी कहते हैं. कल्चरल रेनेसा हुआ, प्रोस्पेरिटी आई, लैंड ग्रांट्स अगेन यहाँ भी दिए गए टू द ऑफिशियल्स, एंड ब्राह्मणास को भी लैंड ग्रांट्स दिए गए. सिमिलरली डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड अर्बन सेंटर्स हुए लेटर ऑन, जब पोस्ट गुप्ता एरा में, जब पोस्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा यहाँ बढ़ गई. यू कैन सी इन ऑल दीज चैप्टर्स जो की टर्म्स है उनको आपको याद रखना, लाइक प्रशस्ति, जनपद, श्रेणी. इनको आप याद रखेंगे अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. चैप्टर 3 में आते हैं. किनशिप, कास्ट एंड क्लास की बात होती है. अर्ली सोसाइटी अगेन 600 बीसी टू 600 एडी, और यहाँ महाभारत के बारे में काफी कुछ बात की गई है. सोशल सोर्सेस जो हैं उस वक्त के सोशल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसमें कहा जाता है महाभारत इज अ वेरी प्राइमरी सोर्स. बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी हैं, जैन टेक्स्ट भी हैं, धर्मशास्त्र है, स्मृति है, पुराण है. एंड सिमिलरली महाभारत से हमें किनशिप, lineage, inheritance, caste, social values, इन सब के बारे में पता चलता है. Now, if we see the kinship pattern, किनशिप क्या हो गया? जो आपका ब्लड एंड मैरिज का रिलेशनशिप है उसको किनशिप कह रहे हैं. यहाँ पे पैट्रिलिनी की बात हो रही है, मैट्रिलिनी की बात हो रही है. पैट्रिलिनी जहां फादर के थ्रू जो आपका लाइन बनता है, लीनिएज बनता है, दैट्स पैट्रिलिनी. मदर के थ्रू होता है तो मैट्रिलिनी. एंड दैट शोज कि उस जमाने में बेटों की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सन्स दिखता है व्हेन इट कम्स टू इनहेरिटेंस, रिचुअल्स, एक्सेट्रा. सिमिलरली मैरिज एंड फैमिली नॉर्म्स को देखते हैं तो इंडोगेमी की बात होती है, गोत्रा सिस्टम की बात होती है, एंड वी हैव एक्सोगेमी आल्सो. तो इंडो विद इन द ग्रुप, सो आउटसाइड द ग्रुप, तो दोनों ही प्रैक्टिस होती है. गोत्रा सिस्टम इज द ब्राह्मणिकल कंसेप्ट जो कि डिसेंट को क्लासिफाई करता है. सिमिलरली वी कैन सी वहां पे रूल हुआ करता था कि सेम गोत्र में मैरिज नहीं होना चाहिए. दिस वाज फॉरबिडन इन धर्म सूत्रास. एंड देन देयर इज पॉलीगाइनी की भी बात हो रही है, दैट इज मल्टीपल वाइफ्स. सिमिलरली कास्ट की बात हो रही है, वर्णास, क्लास की बात हो रही है, जातिस की बात हो रही है. चार वर्णा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रस. हायरार्की की बात हो रही है जो कि आपके पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेद में मेंशन है. जातिस की बात हो रही है जो कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिफाइन किया गया. ब्राह्मणास जो है रिचुअली सबसे ऊपर है, सुपीरियर है, सबसे प्योर माने जाते हैं, जबकि शूद्रास को सबसे निचले ऑर्डर में रखा गया. एंड दे वर अनटचेबल्स आल्सो. एंड शूद्रास वर मेनली थॉट टू सर्व द अपर वर्णास. सिमिलरली अगर रूल्स एंड प्रिस्क्रिप्शंस की बात करें, कई सारे टेक्स्ट बुक्स है, मनुस्मृति है, धर्मशास्त्र है, एंड इन सब से हमें वर्णा एंड जातिस के बारे में पता चलता है. ब्राह्मणास का रोल है, ब्राह्मण्स का रोल है कि वो रीइंफोर्स करें इन नॉर्म्स को, रिचुअल कंट्रोल करें. एंड सोशल मोबिलिटी भी होती थी, जबकि रिस्ट्रिक्टेड है बट सोशल मोबिलिटी भी दिखती है. मतलब आप अप एंड डाउन कास्ट सिस्टम में या वर्णा सिस्टम में हो सकते हैं. एंड सोशल मोबिलिटी वाज रिस्ट्रिक्टेड. फूड को लेकर कई सारे नियम थे, मैरिज को लेकर नियम कानून उस दौर में थे. सिमिलरली देयर वाज डिसेंट होने लगा इस सिस्टम के खिलाफ, एंड दैट गिव राइज टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. इन्होंने रिजिड वर्णा सिस्टम को बिल्कुल से कैंसिल किया. एंड देन हम लोग महाभारत में भी देखते हैं कि वहां पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं विथ रिगार्ड्स टू धर्म, कास्ट, मोरल डिलेमास, ये सब दिख रहा है. बेस्ट एग्जांपल बीइंग एकलव्य एंड कर्ण. कर्ण को हमेशा सूत पुत्र के तौर पे वहां पे बोला जा रहा है. एंड ही, you can see he gets legitimacy a lot of times जब दुर्योधन ने उसे कर्ण को राजा बनाया. all that stories are there.
सिमिलरली अगर वुमेन की पोजीशन की बात की जाए, तो यहाँ पे देखा जाता है कि उनको उम्मीद की जाती है कि दे शुड सर्व द हस्बैंड, द फादर, द सन, लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट्स है, पार्टिसिपेशन नहीं है श्राद्ध के रिचुअल्स में। सो दैट इज द थिंग। उनकी आइडियल क्वालिटीज की बात की जाती है, चैस्टिटी होना चाहिए, डिवोशन टुवर्ड्स हस्बैंड अंडर सर्टेन कंडीशंस, दैट शुड बी देयर। महाभारत को एज अ सोर्स देखिए, शुरुआत में ओरली कंपाइल किया गया, बाद में रिटन हुआ। नॉट अ स्टोरी, ग्रेट स्टोरी दो, आई वुड से इट्स अ ग्रेट स्टोरी, बट देन सोशल एंड फिलोसॉफिकल आपका डॉक्यूमेंट भी है। धर्मा को लेकर कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाता है, ह्यूमन डिलेमास को दिखाता है। जस्ट लाइक अर्जुन जब डिलेमा में है एंड भगवान कृष्ण उनको उपदेश दे रहे हैं, दैट ऑल इज शोन। देन देयर आर कैरेक्टर्स लाइक कर्णा, द्रौपदी, एकलव्य, एंड दे ऑल चैलेंज दोज डेज जो जेंडर के नॉर्म्स हैं, दोज डेज के जो कास्ट के नॉर्म्स हैं, उनको ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। अदर सोर्सेस के तौर पे आप अर्थशास्त्र को देख सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस को देख सकते हैं। अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल इनसाइट्स देती है। इंस्क्रिप्शंस एंड लीगल टेक्स्ट आर आल्सो देयर व्हिच गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। Similarly, if we move to chapter number 4, thinkers, beliefs and buildings, यहाँ पे आप भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के टीचिंग्स के बारे में देखते हैं। सो यहाँ पे फिलोसॉफिकल आपके थॉट डेवलप होना शुरू होता है अराउंड 6th सेंचुरी बीसी। बुद्धिज्म, जैनिज्म का इमर्जेंस होता है। दे are basically a reaction towards the Vedic rituals, caste hierarchy, inequality that exists in our society in those days. आश्रम्स का राइज देखने को मिलता है, hermitages का राइज, एजुकेशनल सेंटर्स का राइज दिखता है। Similarly, we can talk about the Vedas and Upanishads. चार वेद हैं, most important Rig Veda है. We talk about the Upanishads. You can see these are the philosophical texts like Manduka Upanishad, जहां से आपका सत्यमेव जयते लिया जाता है. Similarly, the concept of karma, concept of rebirth, these are the central ideas of Brahminical traditions. Then we move to Jainism. भगवान महावीर इसके 24वें तीर्थंकार हैं, वर्धमान महावीर। इनकी कोर प्रिंसिपल अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह है। अहिंसा, दैट्स योर नॉन वायलेंस। सिमिलरली दे बिलीव इन ड्युअलिज्म, दैट इज जीव एंड अजीव, both the things, soul and the matter. Then they reject the Vedas, as we said, they reject the rituals, they reject the caste. Then comes your Buddhism. भगवान सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने बाद में भगवान जिनको बाद में लोगों ने भगवान बुद्ध का, एंड फोर नोबल ट्रुथ्स, एट फोल्ड पाथ की बात होती है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेन निर्वाणा, दैट्स योर इनलाइटनमेंट। दे रिजेक्ट कास्ट, रिचुअल, प्रीस्टली अथॉरिटी, and Bhagwan Buddha and Buddhism favors the middle path, moderation, and they talk about ethical living. The four major important Buddhist councils को याद रखें। काउंसिल्स उसके किस राजा के वक्त ये हुआ, पैट्रोनेज किसने दिया, किसने प्रिसाइड किया, किस प्लेस पे हुआ, क्या डिटेल्स थी। जैसे अगर फर्स्ट काउंसिल की बात करते हैं तो विनय पिटका और सूत पिटका यहाँ पे आपका कंपाइलेशन हुआ। वहीं पे थर्ड काउंसिल में अभिधम पिटका का कंपाइलेशन हुआ। थर्ड काउंसिल अशोका के वक्त हुई, सेकंड काउंसिल काल अशोक के वक्त हुई, जो कि आपके शिशुनाग डायनेस्टी से है। तो ये सब आपको याद रखना होगा। Similarly, if we talk about Sangha and monastic life, संघ आपके मोनास्टिक कम्युनिटी है जहां मॉन्क्स एंड नन्स रहते हैं। ये सपोर्टेड थे बाय द डोनेशंस व्हिच वर गिवन बाय द फॉलोअर्स, उपासक जो उनको डोनेशन देते थे। विहार बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज है और बाद में ये एजुकेशनल हब भी बन गए। यू कैन सी लॉट्स ऑफ बिल्डिंग्स वे कंस्ट्रक्टेड लाइक चैत्यस कंस्ट्रक्ट हुए, स्तूपास हुआ, विहारास हुआ, बाद में टेम्पल्स हुआ। इतना पीरियड से टेम्पल्स का ओरिजिनेशन हुआ। सिंपल टेम्पल्स इनिशियली, बाद में मजेस्टिक टेम्पल्स बनने शुरू हुए। रॉक कट केव्स आए, अजंता एलोरा, रिचली पेंटेड हाउस, मॉन्क्स थे ये उस एरा के। इफ वी टॉक अबाउट द स्तूपास, दीज आर द burial mounds where the relics of Buddha have been stored in those days, like your Sanchi Stupa, and इसके स्ट्रक्चर को देखना आर्ट एंड कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट। देन वी कम टू आर्ट एंड आइकोनोग्राफी। शुरुआत में भगवान बुद्ध को रिप्रेजेंट करने के लिए एन आइकॉनिक फेस था, मतलब उनको उनके चेहरे को नहीं दिखाया जाएगा, उनके ह्यूमन बॉडी को नहीं दिखाया जाएगा, बट रादर बोधि ट्री है, फुटप्रिंट्स है, एम्प्टी थ्रोन को दिखाया जाएगा भगवान बुद्ध को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेटर कम्स द आइकॉनिक फेज वेयर भगवान बुद्ध का आइकॉनिक फेज आता है, एंड यहाँ पे उनको एंथ्रोपोजेनिक वे में रिप्रेजेंट किया जाएगा, उनकी बॉडी को रिप्रेजेंट किया जाएगा। डिफरेंट स्टाइल्स डेवलप ओवर हियर, गांधार स्टाइल, मथुरा स्टाइल। मथुरा स्टाइल जो है दैट्स टोटली इंडिजिनस, गांधार स्टाइल में आपको बाहर का इन्फ्लुएंस दिखता है। सो ऑल दिस वी विल स्टडी इन आर्ट एंड कल्चर। कई रूलर्स ने पैट्रनेज दिया, लाइक अशोका या कनिष्क, हर्षवर्धना, कई लोगों ने इनको सपोर्ट किया। ट्रेड गिल्ड से सपोर्ट है, मर्चेंट से सपोर्ट है, कॉमन लोगों का सपोर्ट है, एंड दिस वे ये बुद्धिज्म जो है ये आपका स्प्रेड करता है कई एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, लाइक योर श्रीलंका, योर सेंट्रल एशिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया।
देन कम्स द डिक्लाइन फेज, पोस्ट गुप्ता में डिक्लाइन होना शुरू होता है, जैनिज्म मोस्टली इंडिया में कन्फाइंड रह जाता है, एंड इनकी लेगेसी कंटिन्यू होती है थ्रू द आर्किटेक्चर, द टेक्स्ट, द मोरल टीचिंग्स दैट वी हैव सीन. If we see now the chapter 5, chapter 4 तक आपका ancient India था. Chapter 5 comes your eyes of the traveler के through आप society का perceptions जो बन रहा है. So why are these important? Because they give an insight about the Indian society. They offer the external perspective. बाहर वाले लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में पता चलता है. जहां जहां गैप्स है वो चीज इनके जो लिखे हुए नॉलेज है उससे हमें पता चलता है या बुक से हमें पता चलता है. जैसे अल बिरूनी है, ख्वारिज़्म से आया, 11th सेंचुरी में आया, महमूद गजनी के साथ आया, किताबुल हिंद लिखते हैं. ये स्टडी है इंडियन फिलोसफी, सोसाइटी, रिलीजन के बारे में, संस्कृत नॉलेज को एडमायर करता है. बट देन ही फाउंड दैट इंडियन सोसाइटी वाज वेरी रिजिड एंड ही हैड डिफिकल्टीज इन ट्रांसलेटिंग the concepts between the various languages. Similarly, we talk about Ibn Battuta, Morocco से 14th century में, मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में, and he wrote रिहाला. इसने डिस्क्रिप्शन दिया दिल्ली के सुल्तान्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कस्टम्स का, हैजार्ड्स ऑफ ट्रैवल, ये सब बताया. He highlighted the contrast between court कितना rich है and the rest of the people how poor they are. He noted the cosmopolitanism and hospitality of the Indians. Similarly, फ्रांस से आया आपका फ्रैंकोआ बर्नियर. ही वाज 17th सेंचुरी में आता है, फिलोसफर है वहां का, औरंगजेब के टाइम पे आता है, मुगल इंडिया को विजिट करता है. एंड ही आल्सो is very critical about the Mughal economy, argues that the Mughal ownership of land has stifled all the private properties growth, all the economic growth. And he saw, उसके हिसाब से guys, ये उनका perspective है, he saw कि artisans were lacking the incentives mainly because of the absence of ownership. यूरोसेंट्रिक व्यूज हैं और हाईलाइट करता है कि यूरोप इज मच सुपीरियर इंडिया. सिमिलरली इफ वी सी थीम्स इन ट्रैवलर्स अकाउंट, अर्बन सेंटर्स के बारे में बता रहे हैं, दिल्ली के बारे में, सूरत के बारे में, कैम्बे के बारे में, बाजार्स बता रहे हैं, आपके फॉरेन ट्रेडर्स की बारे में बात हो रही है, कल्चरल एक्सचेंजेस की बात हो रही है. ऑल दिस इज टोल्ड बाय देम. सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में अलबिरूनी बताता है, मैरिजेस के बारे में, मैरिज के रिचुअल्स, डाइटरी नॉर्म्स, रिलीजियस सेरेमनीज, ऑल दिस ही इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय हिम. तो जो हमारा सोशल हायरार्की है उसके बारे में इनका इंसाइट हमको पता चलता है. सिमिलरली ग्लोबल ट्रेड के बारे में बताया जा रहा है कि इंडिया मेजर सेंटर है, इंडिया के पास पोर्ट्स हैं, पोर्ट से हमारे अरब, अफ्रीकन, साउथ ईस्ट एशिया के रीजन से कनेक्शन है. टेक्सटाइल, स्पाइसेस, लग्जरी गुड्स में हम लोग we are doing all the I would say trade. Then there are biases, क्योंकि ये इनका व्यू है तो बायस होगा. ये लिमिटेशंस है, लैंग्वेज का लिमिटेशन आ जाता है. इनका व्यू जो है देयर वर्ल्ड वाइड व्यू को भी इम्पैक्ट करता है या उससे भी दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड. सो इस्लामिक, क्रिश्चियन और यूरोपियन सॉवरेनिटी वो दिखाते हैं या सॉरी सुप्रीमेसी दिखाते हैं. इफ वी लुक एट द हिस्टोरिकल वैल्यू इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज बायसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. हमारे कल्चरल के बारे में बताते हैं, कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में बताते हैं, कल्चर को हम लोग जान रहे हैं, इकोनॉमी के बारे में जान रहे हैं, अर्बन लाइफ, सोसाइटी, इंडियन टेक्स्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और आर्कियोलॉजी में बहुत मदद करते हैं. Then we come to chapter 6, that's your Bhakti Sufi traditions. अगर भक्ति सूफी traditions वाले chapter में आएंगे तो it talks about कि 8वीं century onwards भारत में नई चीजें आने शुरू होती हैं जिसमें भक्ति सूफी traditions है जो कि divinity पे emphasize करता है, love पे emphasize करता है, moral living, personal devotion, इन सब पे ये emphasize करता है. If we talk about Bhakti movement, South India से originate करता है, अलवर्स की बात हो रही है, who are विष्णु devotee, नयनार्स की बात हो रही है, who are शिवा devotees, कास्टिज्म के अगेंस्ट है, रिचुअलिज्म के अगेंस्ट है, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को अपोज करते हैं और तमिल डिवोशनल हाइम्स को ये प्रमोट करते हैं. की फीचर अगर भक्ति मूवमेंट की जाए बात तो आपके पर्सनल रिलेशनशिप द गॉड की बात करते हैं. दे यूज लोकल लैंग्वेजेस, रिजेक्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड दे आर एक्सेसिबल टू ऑल इंक्लूडिंग द वुमेन एज वेल एज द लोअर कास्ट. सिमिलरली यू कैन सी सम ऑफ दीज सेंस, देयर रीजन्स, दैट व्हाट आर द फीचर्स. रामानुज, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, सूरदास, इन सब के बारे में बात करना है. देन वी कम टू सूफी मूवमेंट. This is your Islamic mystic tradition that came to India around 12th century AD. यहाँ पे कई सारे सिलसिला या ऑर्डर बन गए, जैसे चिश्ती सिलसिला है, सुहरावर्दी है, नक्शबंदी है, आपका कादरी है, अलग अलग एरियाज में ये डेवलप हुए. ना सूफिज्म से रिलेटेड कुछ वर्ड्स है जैसे जिक्र है, दैट इज चैंटिंग गॉड्स नेम, मेडिटेशन है, म्यूजिक दैट्स योर साम,
They also emphasize on universal brotherhood. They emphasize on spiritual equality. And you can see in the picture itself, there is a lot of dargahs जहाँ पे veneration होता है, saints का, tombs का भी veneration होता है. And that's the example of Ajmer Sharif Dargah. So that's the thing that you can remember. Now, there are certain features that are shared between Bhaktism and Sufism. यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है. दोनों ही डिवोशन की बात करते हैं ओवर रिचुअल्स, उस पे स्ट्रेस करते हैं, कास्टिज्म को रिजेक्ट करते हैं, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को रिजेक्ट करते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज के इस्तेमाल की बात करते हैं. दोनों ही ओपन है विमेन लोअर कास्ट के लिए. एंड दे बिल्ड दीज कम्युनिटी स्पेसेस लाइक टेम्पल, दरगाह, मठ, खानका एक्सेट्रा. इनकी लेगेसी की बात करें, रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट करते हैं, कल्चरल फ्यूजन को प्रमोट करते हैं. They inspired art, music, poetry like कव्वालीज, भजन्स. एंड कई लोगों को बाद में अप्रोप्रिएट भी किया गया इन रिलीजन, लाइक कबीर को सिखिज्म में किया गया, निर्गुण भक्ति सेक्ट्स में किया गया. Chapter 7 विजयनगरा एम्पायर पे है. विजयनगरा एम्पायर में if you see the establishment of this empire was done by your Harihara and Bukka around 1336 AD and they belong to Sangam dynasty. तुंगभद्रा रिवर के अराउंड में, हम्पी में, मॉडर्न डे कर्नाटका में ये डायनेस्टी आपकी डेवलप होती है. एंड एज यू कैन सी, इसके चार अलग अलग फेजेस में इसके चार डायनेस्टी हैं: संगम, सलुवा, तुलुवा एंड अराविडु. अराविडु आपके पोस्ट तलिकोटा वार के बाद आए थे. ये रूल कर रहे हैं बट इनके ग्लोरी डेज एंडेड विद द तुलुवा आई वुड से डायनेस्टी. संगम इनके फाउंडर्स हैं. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज तुलुवा वाला फेज है जहां कृष्णदेव राय इज द रूलर ओवर हियर. इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें लिटरेरी वर्क्स, फॉरेन अकाउंट्स, आर्कियोलॉजी, इंस्क्रिप्शन से आता है. इनके फॉरेन अकाउंट्स पे सवाल आ चुका है. डोमिंगो पेस, अब्दुल रजाक, निकोलो कॉन्टी, कई सारे आपके फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, नुनिस भी हैं. सिमिलरली आर्कियोलॉजी में हम्पी का जो एक्सकेवेशंस हुआ है, टेम्पल्स, बाजार जो मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस जो रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड ग्रांट्स हैं, टेम्पल डोनेशंस हैं, लिटरेरी वर्क्स में कृष्णदेव राय के द्वारा लिखे गए किताब है. दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज जिससे हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द अर्बन कोर, हम्पी की बात करते हैं, फोर्टिफाइड सिटी है, डिस्टिंक्ट अर्बन जोन्स हैं, कई सारे इसके लेयर हैं इसके फोर्टिफिकेशन के, रॉयल इंक्लोजर्स, टेम्पल, मार्केट, सब इसमें मिल जाएगा. रॉकी टेरेन पे बना हुआ है, मैसिव गेटवेज हैं, इसी के अंदर एग्रीकल्चर भी हो रहा है, टैंक्स मिल रहे हैं, कैनाल्स मिल रहा है, स्टोन लाइन चैनल्स है. एंड ऑल दिस, सम ऑफ द मैजेस्टिक बिल्डिंग्स दिख सकता है आपको, टेम्पल्स मिलता है, रॉयल स्ट्रक्चर्स मिलता है. विरूपाक्षा टेम्पल की बात यहाँ पे हो रही है, विठल टेम्पल की बात हो रही है, टॉल गोपुरम्स हैं. सिमिलरली लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल. Similarly, you can see Mahanavami Dibba. All that is there, which are these very, very important structures of Vijayanagara Empire. अगर इनके एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी की बात की जाए, मोनार्की है, एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है, अमर नायका सिस्टम यहाँ पे, जो कि रीजनल गवर्नर्स के तौर पे एक्ट करते थे. रिच एम्पायर है. रिच क्यों है? बिकॉज ऑफ अ वेरी थ्राइविंग ट्रेड. यू हैव स्पाइसेस, टेक्सटाइल, हॉर्सेस, सारे का ट्रेड हो रहा है. इंडियन ट्रेड भी हो रहा है, पर्शिया के साथ भी हो रहा है, अरेबिया के साथ हो रहा है, यूरोप के साथ हो रहा है. गिल्ड्स है, मार्केट्स है एंड रॉयल पैट्रोनेज भी देखा जा रहा है. सिमिलरली रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ इज वेरी वेरी, आई वुड से, बहुत ज्यादा फ्लरिशिंग है. शैविज्म डोमिनेट करता है, बट देन जैनिज्म को भी प्रमोट किया गया या पैट्रोनाइज किया गया, वैष्णविज्म को भी पैट्रोनाइज किया गया. टेम्पल्स बने, और टेम्पल सिर्फ रिलीजियस सेंटर्स नहीं है, टेम्पल्स के इर्द गिर्द आपकी पूरी टाउन डेवलप की, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एक्टिविटीज हो रहे हैं. म्यूजिशियंस, स्कॉलर्स, डांसर्स, सब कुछ यहाँ पे डेवलप हो रहा है. सिमिलरली डिक्लाइन ऑफ विजयनगरा अगर देखें, वही जो मैंने पहले कहा, बैटल ऑफ तालिकोटा 1565 बीसीई के बाद ये एम्पायर आपका डिक्लाइन करने लगता है. डेक्कन सुल्तान्स के हाथों ये हार जाते हैं. हम्पी को प्लंडर किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, और अराविडू डायनेस्टी कंटिन्यू करती है, बट ग्लोरी डेज आर गॉन. इफ वी कम टू चैप्टर 8, पेजेंट, जमींदार्स एंड द स्टेट, इसमें अगर आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन आपको याद रखना है कि मुगल एम्पायर के वक्त जो एग्रेडियंट स्ट्रक्चर है उस पर फोकस किया गया है. और यहाँ पे स्टडी में बहुत हद तक इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है, दैट्स बेसिकली फ्रॉम एन ए अकबरी, रिटन बाय अबुल फजल ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अकबर. आपकी 85% of population in those days is dependent on agriculture. So clearly you can understand agriculture is very, very important. Sources you can see, N.A. Akbari है आपका source, अबुल फजल के द्वारा written, फरमान्स and documents. बाकी के भी जो आपके एम्पायर्स या किंगडम्स है, वहां से भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है. एंड सिमिलरली यूरोपियन ट्रैवलर्स के अकाउंट से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है.
इफ यू टॉक अबाउट द विलेज कम्युनिटी, आपका सबसे लोएस्ट लेवल पे आपका बेसिक यूनिट विलेजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इकोनॉमिक प्रोडक्शन के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली इफ यू सी वर्कर्स जो हैं वो इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं, ग्रुप्स में भी काम कर रहे हैं। देयर आर पेजेंट्स लाइक खुदकश्त एंड टेनेंट्स आर देयर। सिमिलरली वी हैव people who are doing the other occupations like blacksmiths, weavers, potters, and they were often paying to the villagers through grains. Then we have the land revenue system, Zapti system or Ane Dashala system, which was started by Akbar. तोदरमल का आपने नाम सुना होगा। यहाँ पे आपका 10 साल के डेटा के हिसाब से almost 1/3 of the produce was usually collected by officers called amils. इसके अलावा there were other systems like Nasak, Jagidari system. All this would be studied by us when we come to the classes. सिमिलरली जमींदार की बात की जाए, इंटरमीडिएटरी है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पेजेंट्स। ये कलेक्ट करते हैं रेवेन्यू, इनके पास वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड है जिसको ये कंट्रोल करते हैं, एंड दे कलेक्टेड रेवेन्यू, नॉट ओनली कलेक्टेड रेवेन्यू बट आल्सो मेंटेन दी order. So sometimes they had military retainers which would help them in their annual, I would say, or local administration. Now if we see agricultural production के नाम पे राइस उगाया जा रहा है, wheat, barley, sugarcane, cotton सब प्रोडक्शन हो रहा है। कैश क्रॉप्स के तौर पे इंडिगो, कॉटन एंड टोबैको का प्रोडक्शन हो रहा है। इरिगेशन के लिए वेल्स, टैंक्स एंड पर्शियन व्हील्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। देन लोकल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए विलेज पंचायत्स हैं, एंड इनको रिप्रेजेंट करते हैं हेडमैन हु वर नोन एज मुकद्दम्स, एंड दे वर अकाउंटेंट्स लाइक पटवारीज। दे वर द custodians of village customs, and they would see that everything is going on properly. Similarly, अगर मोबिलिटी एंड रेसिस्टेंस की बात की जाए, पेजेंट्स हैं, कई बार माइग्रेट करना पड़ता था क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव हो जाती थी। दे वुड समटाइम्स डू रेबेलियंस आल्सो, एंड समटाइम्स पेजेंट्स वुड बिकम द जमींदार्स आल्सो। वुमेन की बात करें तो भाई वुमेन हाउस होल्ड में भी काम कर रही हैं, एग्रीकल्चर में भी काम कर रही हैं, बट देन इनहेरिटेंस राइट्स एज जैसे पहले भी देखा वाज लिमिटेड। कई बहुत कम ही महिलाओं को लैंड ओन करने के लिए मिलता था, और बहुत कम बार इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कभी भी इनके बारे में कुछ मेंशन किया गया है। Then we move to chapter 9, colonialism and the countryside. So now comes your modern history topic. And you can see यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इसमें दिखाया जाता है केस स्टडीज बंगाल से परमानेंट सेटलमेंट जहां इंट्रोड्यूस किया गया था, या आपके महाराष्ट्र से जहां डेक्कन रिवोल्ट्स हुए या डेक्कन राइट्स हुए, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इन द ईयर 1793, लैंड रेवेन्यू को फिक्स करने के लिए। दिस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट attempts by the Britishers, which was started in Bengal, Bihar, Odisha, Eastern UP, etc. Consequences क्या थे? कई सारे जो आपके peasants थे, sorry, कई सारे जो जमींदार थे, उनके states lose हो गए because they could not give the revenue on time. Sunset Law 1794 आ गया था। Similarly, intermediaries की बात हो रही है, सब renting की बात हो रही है, peasants भी insecure हो गए, they were insecure tenants. तो यहाँ पे अगर देखें जमींदार, जोतेदार और रेवत जो पेजेंट है बहुत ज्यादा उसको आपको रेंट देना पड़ रहा है। जमींदार जो हमने पहले का ये बिचौलिया है, ही इज इंटरमीडिएटरी कलेक्टिंग द रेंट, और जोतेदार दे आर द वेल्दी पेजेंट्स। ऑफिशियल आर्काइव से हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। ये ब्रिटिश यूज टू मेंटेन दीज, एंड दे वुड कलेक्ट दीज डिटेल्ड सर्वेज, मैप्स, रिकॉर्ड्स, सेटलमेंट्स, ये सब वो कलेक्ट करते थे। सिमिलरली रेवेन्यू सर्वेज helped us to classify the land productivity and fix the data। जैसे कई सारे आगे चल के बात करेंगे आपके रेतवारी सिस्टम, वहां पे देखा जाता था कि कितना लैंड फर्टाइल है, कितना ज्यादा प्रोडक्टिव है। सिमिलरली देयर वर जुडिशियल आर्काइव्स, लैंड रेंट राइट्स के लेकर जो भी डिस्प्यूट है वो हमें यहाँ से मिल जाता है इंफॉर्मेशन। साउथ इंडिया में रेतवारी आपका इंट्रोड्यूस किया गया मुनरो के द्वारा, और नॉर्थ इंडिया में महलवारी इंट्रोड्यूस किया गया बेंटिक के टाइम पे। रेतवारी में डायरेक्टली पेजेंट से कलेक्ट किया जा रहा है आपका रेवेन्यू, और महलवारी में कलेक्टिवली विलेज से कलेक्ट किया जा रहा है। सम रेसिस्टेंस आल्सो हैपेंड, लाइक एक आपका डेक्कन राइट्स जो कि 1875 में हुआ था, उसकी बात की जा रही है, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ। मनी लेंडर्स के पर अटैक किया गया रेट्स के द्वारा, उनके रिकॉर्ड्स को सीज किया गया, बर्न कर दिया गया, बिकॉज these rates had fallen into a debt trap। जितना भी लो, जितना भी चुका दो, आपका लोन कम नहीं हो रहा है। एंड लेटर डेक्कन राइट्स के कमीशन का रिपोर्ट भी यहाँ पे आया था। मनी लेंडर्स के अगर लोन रोल की बात की जाए, क्रेडिट देते हैं बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे, मॉर्टगेज डीड्स रखते थे, एंड लैंड टाइटल्स को सिक्योरिटी के तौर पे रखते थे, एंड ऑफन सीन एज एक्सप्लॉइटेटिव एंड एंटी पेजेंट।
डेक्कन राइट्स के बाद गवर्नमेंट ने कुछ सुधार करने की कोशिश की, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया, बट दे वर नॉट दैट मच इफेक्टिव एंड अक्सर वो भारतीय कस्टम्स को ब्लेम कर देते थे सारे प्रॉब्लम्स जो कि इंडियन पेजेंट्स वेयर फेसिंग। द फैक्ट वाज कि ब्रिटिश दे सॉ देमसेल्व्स एज civilized people, but the policies always and usually led to agrarian distress. चैप्टर 10 पे आते हैं, रेबल्स इन द राज, द रिवोल्ट ऑफ 1857, और कैसे इसको रिप्रेजेंट किया गया हमारे और उनके रिकॉर्ड्स में। अगर देखा जाए ये फर्स्ट मेजर पैन इंडियन मूवमेंट है, रिवोल्ट है अगेंस्ट द ब्रिटिश। पीपल आल्सो कॉल इट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कारण आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल, मिलिट्री, सोशल रिलीजियस कई सारे कॉजेज हैं। पॉलिटिकल में जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आ गया, मिलिट्री में जैसे उन्होंने हमें बराबर सैलरी नहीं दी, इकोनॉमिक में जैसे हैवी टैक्सेशन है, सोशियो कल्चरल में जैसे उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाइक योर widow remarriage, these all impacted and these all hurt the Indians. Centers of the revolt, Bahadur Shah Zafar दिल्ली में है आपके। Similarly, if you see your Rani Lakshmibai is there in Jhansi, Tantia Tope, Kunwar Singh, Nana Sahib. These are the different leaders who led this revolt in different paths. नेचर क्या है, वाइड स्प्रेड है, बट मेनली नॉर्थ इंडिया में है, साउथ एंड वेस्ट इंडिया नहीं पहुंचता है। सोल्जर्स, पेजेंट्स, आर्टिसन, जमींदार सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एंड दिस रिफ्लेक्टेड द डीप रिजेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों ने ब्रूटली क्रश किया, रेबल्स को अरेस्ट किया, एक्सिक्यूट किया, पनिश किया, दिल्ली को रिकैप्चर किया, बहादुर शाह को आपके बर्मा एग्जाइल कर दिया। एंड दे यूजुअली वुड बी सस्पेक्टिंग, जिनको भी सस्पेक्ट करते थे उन गांवों को जला देते थे, लूट लेते थे। विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया, हमने कैसे किया है। उन्होंने हमें सैवेज और बारबरिक के तौर पे दिखाया है, हमने अपने आप को रेबल जो हमारे लोग थे उनको हीरोज के तौर पे दिखाया। जैसे रानी ऑफ झांसी को आप देख सकते हैं ऑन अ हॉर्स बैक। सिमिलरली वो अपने इमेजेस के थ्रू इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, रेट्रीब्यूशन जो उन्होंने जो बदला लिया उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। रिकॉर्ड्स एंड नैरेटिव्स, प्राइमरी सोर्स वही ब्रिटिश ने जो लिखा है, लेटर, ट्रायल रिकॉर्ड्स, प्रोक्लेमेशंस, म्यूटिनी के भी रिकॉर्ड्स हैं जो कि रेबल वॉइसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। देन फोकलोर्स हैं, सॉन्ग्स हैं, बैलाड्स हैं जो कि हमें बताते हैं क्या-क्या हुआ था 1857 में। इसके बाद क्या हुआ, जीओआई एक्ट 1858 आई, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने शुरू किया, हम पे ज्यादा सर्वेलेंस शुरू की, प्रेस को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहा और आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन किया। चैप्टर 11 में हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी जी इमर्ज्ड एज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। इनके मेथड्स क्या हैं, अहिंसा, ट्रुथ, मास मोबिलाइजेशन, एंड इन्होंने एलीट बेस्ड मूवमेंट से भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल को मास बेस्ड किया। करियर की शुरुआत साउथ अफ्रीका में, वहां सत्याग्रह करते हैं, रेसिस्ट लॉज के खिलाफ लड़ते हैं। 1915 में भारत आते हैं और गोखले साहब के एडवाइस पर ये भारत का टूर करना शुरू करते हैं। अर्ली सत्याग्रह में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक है, तीनों में पार्शियली सक्सेसफुल होते हैं। देन ही लॉन्चेस द बिग मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 में जलियनवाला बाग के बाद शुरू की गई। खिलाफत इशू को भी इसमें इंक्लूड किया गया। गांधी जी ने बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स, क्लोथ्स की बात कही, एंड चौरी चौरा जो आपका इंसिडेंट हुआ 1922 के फरवरी में, उसके बाद इस मूवमेंट को रोक दिया गया। बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया गांधी जी ने, जो कि 1930 से 34 के अराउंड में रहा। यहां पर दांडी मार्च से शुरुआत की गई, जो कि सॉल्ट मार्च है। यहां पर गांधी जी ने लोगों से कहा कि टैक्स मत पे करिए, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करिए, सॉल्ट लॉ को तोड़िए। बाद में गांधी और इरविन के बीच पैक्ट हुआ, दैट इज इन 1931। 5 मार्च गांधी इरविन पैक्ट हुआ, एंड मोमेंटम बाद में लूज हो गया। के बाद बातचीत हुई, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, बातचीत फ्लॉप हो गई, और उसके बाद ये मोमेंटम इस मूवमेंट का टूट गया। लेटर गांधी जी का बड़ा मूवमेंट है क्विट इंडिया 1942 में, डू और डाई का संदेश है गांधी जी का, वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त लॉन्च किया गया और ब्रिटिशर्स को फोर्स किया गया निगोशिएट करने के लिए। गांधी जी के स्टाइल की अगर बात करें, ट्रुथ, सिंप्लिसिटी, मोरल अथॉरिटी, वुमेन पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना, सेल्फ रिलायंस, इनके कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जो रचनात्मक कार्य हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, आपके खादी प्रमोशन, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सब इन्होंने किया। कुछ लोगों ने इनका विरोध किया क्योंकि वो उनके तरीकों से सहमत नहीं है, जैसे भगत सिंह। उनका मानना है इनका तरीका बड़ा ही नरम है, सॉफ्ट है, थोड़ा रिवॉल्यूशनरी तरीके से अंग्रेजों को भगाया जाए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये इनसे जिस तरीके से अनटचेबिलिटी रिमूवल के मेथड्स हैं उससे एग्री नहीं करते हैं। सिमिलरली सुभाष चंद्र बोस वो और असर्टिव मेथड्स की बात कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई ही फॉर्म्ड आईएनए।
पार्टीशन हो गया, यू ऑल नो 1947 पाकिस्तान क्रिएट हो गया, लेटर गांधी जी वाज किल्ड बाय नाथुराम गोडसे इन 1948, इवन दो गांधी ट्राइड हिज लेवल बेस्ट कि पार्टीशन ना हो, यूनाइटेड रहे हमारी कंट्री। चैप्टर 12 में आते हैं, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना नए रिपब्लिक के लिए। इंश्योर करिए डेमोक्रेसी पूरे कंट्री में आए, इक्वालिटी लोगों को मिले, जस्टिस मिले, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी 9 दिसंबर 1946 को, जो कि अंग्रेजों के टाइम पे ही। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शुरुआत में 300 प्लस मेंबर्स हैं। हर रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे थे वो कम्युनिटीज को, कास्ट, रिलीजन, प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सिमिलरली यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिबेट्स होने लगे, इंपॉर्टेंट डिबेट्स थे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। देश का विभाजन हो चुका था, अब विभाजन के बाद कोशिश ये करनी थी यूनिटी लाई जाए। अब जिस कंट्री में इतने डाइवर्स लैंग्वेज हैं, कम्युनिटी है, कास्ट है, रिलीजन है, यूनिटी कैसे लाई जाए। सिमिलरली फेडरलिज्म पे फोकस किया गया, माइनॉरिटी राइट्स को एकोमोडेट करने की कोशिश की गई। राइट्स ऑफ सिटीजन्स पे फोकस हुआ कि इंडिविजुअल राइट कितना होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स कैसे होने चाहिए, इक्वालिटी, फ्रीडम, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन पे बातचीत की गई। रिप्रेजेंटेशन, माइनॉरिटीज को किस तरह रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, क्या उनको सेपरेट इलेक्ट्रेट मिलना चाहिए, जिसको रिजेक्ट किया गया। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, वुमेन के रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। इंपॉर्टेंट थीम्स में लैंग्वेज को लेकर डिबेट था, क्या हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। अपोजिशन हुआ साउथ इंडियन लीडर से, फाइनल कंप्रोमाइज ये हुई कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। इसके अलावा सेंटर स्टेट रिलेशंस किस तरह के हों, स्ट्रॉन्ग सेंटर हो या पावरफुल स्टेट हो, एंड अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात की गई ताकि यूनिटी मेंटेन रहे। ड्राफ्टिंग एंड अडेप्टेशन में, ड्राफ्टिंग एंड अडॉप्शन में काफी हद तक बड़ा योगदान रहा आपके डॉक्टर अंबेडकर का, और इसमें हमने कई जगहों से बोरो किया, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ यूएसए, यूके, यूएसएसआर, एंड फाइनली 26 जनवरी 1949 को हमारा ड्राफ्ट अडॉप्ट हुआ, और 26 जनवरी 1950 से ये हमारा इंप्लीमेंट हो गया। लेगेसी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की? दिस इज द सिंबल ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, ऑल ऑफ दीज आइडियल्स। ये हमारे इंडियन ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करता है, ये मॉडर्न प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता है, एंड दिस हैज लेड द प्रिंसिपल और द फाउंडेशन फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। So everyone, this way we are done with an analysis of the entire 12th class NCRT for history, which included your ancient, medieval, and modern. I hope you liked it. And if you want this document, please fill in the details, download this document. I hope you enjoyed. Do like, do subscribe, do comment. That's all. Thank you. Goodbye.